अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली इकबाल और मैं आप सबको माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं, जिसमें हम लेक्चर नंबर 14 का पार्ट ई यानी लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और इसमें हम मेमोरी और मेमोरी की इंटरफेसिंग को डिस्कस कर रहे हैं। आज की हदीस से स्टार्ट करते हैं। तोहफ़तुल मोमिनिल मौत, मौत मोमिन का तोहफ़ा है। अब बढ़ते हैं लेक्चर के फ़्लो की तरफ। सबसे पहले हमने सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ को एज अ प्राइमरी मेमोरी डिस्कस किया। उसके बाद कंपैरिजन फ़ीचर्स थे मेमोरी के, जिसमें मेमोरी की कैपेसिटी, मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन और मेमोरी की स्पीड को डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद हमने मेमोरी की बुनियादी टाइप्स, जिसमें रैम और रोम थी, और उनकी फ़र्दर टाइप्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने मेमोरी की एड्रेस डिकोडिंग के बारे में डिटेल से पढ़ा। फिर हमने 8 बिट मेमोरी की इंटरफेसिंग, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने की थी विद 2 एग्ज़ाम्पल्स, उसको डिटेल में कवर किया। और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर की 16 बिट की मेमोरी इंटरफेसिंग को विद एग्ज़ाम्पल करेंगे और 32 और 64 बिट मेमोरी इंटरफेसिंग का इंट्रो भी इंशाल्लाह करेंगे। स्टार्ट करते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी के साथ इंटरफेसिंग को। सबसे पहले हम जो चीज़ देखेंगे वो ये है कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी इंटरफेसिंग में और 8088 माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी इंटरफेसिंग में बुनियादी डिफरेंस क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि 8088 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डाटा बस का साइज़ 8 बिट का होता है, और जो हमने मेमोरीज़ की आईसीज़ पढ़ी थी लास्ट टाइम, उनके अंदर जो डाटा बस है उनमें भी मोस्टली 8 बिट के साइज़ की जो है वो रजिस्टर होते हैं। उसमें दोनों साइज़ सेम होने की वजह से उनके कंपैटिबिलिटी इशू नहीं होता और वो प्रॉपरली इंटरफेस हो जाते हैं। जबकि 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है उसकी डाटा बस का साइज़ 16 बिट होता है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर की पिन डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पिन नंबर 16 AD0 से AD15 तक, यानी पिन नंबर 39 तक। AD0 से लेकर AD14 और AD15 ये एक मल्टीप्लेक्स एड्रेस डाटा बस होती है और इसमें डाटा बस जो है वो 16 बिट की है। 16 बिट की डाटा बस को 8 बिट की जो डाटा बस है मेमोरी की, उसके साथ इंटरफेस प्रॉपरली नहीं किया जा सकता। इस मकसद के लिए हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर की डाटा बस को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। D0 से D7 तक, इसको हम कहते हैं लोअर डाटा बस। जबकि D8 से लेकर D15 को हम हायर डाटा बस कहते हैं। हमने 8086 माइक्रो प्रोसेसर की डाटा बस को, जो कि 16 बिट की थी, उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। D0 से D7 को हमने लोअर डाटा बस कह दिया और D8 से D15 को हमने हायर डाटा बस कह दिया। इसी तरह हम जो मेमोरीज़ की चिप्स लेंगे, जिनमें रजिस्टर का या लोकेशन का जो साइज़ है वो 8 बिट का होता है। इन मेमोरीज़ की जो डाटा बस है वो भी 8 बिट की होती है। इसी तरह जो दूसरी आईसी है उसकी भी डाटा बस 8 बिट की है। इसमें हम जो फर्स्ट आईसी है उसकी 8 बिट को लोअर डाटा बस के साथ कनेक्ट कर देंगे
और जो सेकंड आईसी है उसकी डाटा उसको हायर डाटा बस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट कर देंगे। सो इस तरह से हमारे पास दो चिप्स कनेक्ट होंगी जो कि एंटरटेन करेंगी 16 बिट की डाटा बस वाले माइक्रो प्रोसेसर को। सो इसमें इन चिप्स को हम बैंक कहेंगे या मेमोरी बैंक। मेमोरी बैंक, इसी तरह ये भी एक मेमोरी बैंक कहलाएगा। सो चूँकि ये वाला मेमोरी बैंक लोअर डाटा बस के साथ कनेक्ट है इसलिए इसको हम लो मेमोरी बैंक कहेंगे, जबकि जो हाई डाटा बस के साथ कनेक्ट है उसको हायर मेमोरी बैंक या हाई मेमोरी बैंक कहेंगे। सो ये तो हो गया हम किस तरह से डाटा बस को दो हिस्सों में डिवाइड करके उनको 8 बिट डाटा बस वाली मेमोरी चिप्स या मेमोरी बैंक्स के साथ कनेक्ट करेंगे। सो जो लोअर बैंक है उसमें सारे के सारे इवन एड्रेसेस स्टोर होंगे, जबकि हायर बैंक में ऑड एड्रेसेस स्टोर होंगे। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो लो मेमोरी बैंक है उसको हम इवन बैंक के नाम से भी जानते हैं और जो हाई बैंक है उसको हम ऑड बैंक भी कह सकते हैं, क्योंकि जो लो बैंक है उसके सारे एड्रेसेस इवन हैं 0, 2, 4, 6, 8, इसी तरह 8 जो कि 10 को डिनोट करता है हेक्सा के अंदर। इसी तरह हायर बैंक को हम ऑड बैंक भी कह सकते हैं क्योंकि इसके सारे एड्रेसेस ऑड हैं। उसके अलावा इन दोनों बैंक्स को सिलेक्ट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर की तरफ से दो सिग्नल्स हम यूज़ करेंगे। एक सिग्नल जिसको हम BHE कहेंगे जो कि पिन नंबर 34 है माइक्रो प्रोसेसर की, इसको हम बस हाई एनेबल कहते हैं। BHE स्टैंड्स फॉर बस हाई एनेबल, और ये एक्टिव लो सिग्नल है जो कि मल्टीप्लेक्स्ड होता है S7 पिन के साथ। सो इसको हम यूज़ करेंगे। और सेकेंडली एक A0 जो है इसको हम BLE भी बोलते हैं, BLE बस लो एनेबल। सो AD0 का एक नाम BLE भी है, इसको हम एज अ बस लो एनेबल के सिग्नल के तौर पे यूज़ करते हैं। ये भी एक्टिव लो होता है और इसको भी हम अप्लाई करते हैं बैंक सिलेक्शन के लिए। सो हम इन दोनों में से क्या दोनों बैंक सिलेक्ट करेंगे या एक करेंगे या कोई भी नहीं करेंगे। सो उसके लिए हम ये दो कंट्रोलिंग सिग्नल जो हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर 8086 से आते हैं उनको यूज़ करेंगे बैंक सिलेक्शन के लिए। सो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी इंटरफेसिंग में 16 बिट के डाटा को 8 बिट वाले मेमोरी बैंक्स के अंदर किस तरह से स्टोर किया जाता है और किस तरह से रिट्रीव किया जाता है। सो इस मकसद के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक अलाइंड वर्ड मेथड और एक अनअलाइंड वर्ड मेथड। उन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। सो हम इसके लिए फ़र्ज़ करेंगे कि हमारे पास एक वर्ड है जिसको हमने W1 का नाम दिया है। सो उसको हम नाम देंगे W1 वर्ड जो कि 16 बिट पर मुश्तमिल होगा। उसके दो पार्ट्स होंगे, लोअर 8 बिट और हायर 8 बिट। सो इस वाले पोर्शन को, इस वर्ड का नाम है W1 और इसके लोअर पार्ट को हम कहेंगे W1L यानी लोअर पार्ट, जबकि हायर को कहेंगे W1 और H। सो ये उसी वर्ड के दो बाइट्स हैं, लोअर बाइट और हायर बाइट, जिनको हम W1L और W1H के नाम से डिनोट कर रहे हैं। सो ये दोनों बाइट जब 8 बिट की मेमोरी बैंक्स में स्टोर होंगे तो वो किस तरह से होंगे। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास दो मेमोरी बैंक्स हैं, एक लोअर या इवन मेमोरी बैंक और दूसरा हाई या ऑड बैंक। सो जब हम W1 को स्टोर करेंगे इवन एड्रेस के ऊपर, तो इसका जो लोअर पार्ट है
वो लो या इवन बैंक में चला जाएगा, जबकि इसका जो हायर पार्ट है वो हाई या ऑड बैंक में स्टोर हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारे दोनों वर्ड जो हैं, एक वर्ड के जो दोनों बाइट्स हैं वो अलाइंड हो जाएंगे, यानी सेम लोकेशन पे स्टोर होंगे। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप लोअर बैंक की लोकेशन को काउंट करें 1 2 3 4 5, इसका मतलब इसका जो लोअर पार्ट है वो लो बैंक की 5th लोकेशन पे स्टोर है, जबकि इसी वर्ड का जो हायर बाइट है वो हाई बैंक की 1 2 3 4 5 लोकेशन पे स्टोर है। सो दोनों 5th लोकेशन ऑफ बैंक पे स्टोर हैं और हमारी जो वर्ड है वो पूरे का पूरा अलाइन हो गया है। सो जब हम किसी भी वर्ड को इवन एड्रेस के ऊपर स्टोर करते हैं तो वो अलाइंड हो जाता है। सो जब हम अलाइंड वर्ड को स्टोर करते हैं, उसको रीड करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक रीड साइकिल चाहिए, और हम जानते हैं कि हमारा जो एक रीड साइकिल है वो 4 क्लॉक साइकिल पर मुश्तमिल होता है, जिसमें हमने देखा था डायग्राम में T1 T2 T3 और T4 वगैरह। सो एक रीड साइकिल या 4 क्लॉक साइकिल लगेंगे अलाइंड वर्ड के डाटा को मेमोरी से रीड करने के लिए। सो नेक्स्ट हम अनअलाइंड वर्ड की एग्जांपल देखेंगे। उसके लिए हम एक और वर्ड कंसीडर करेंगे जिसको हम W2 कहेंगे। सो ये वर्ड 2 है 16 बिट का डाटा। इसको भी 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। इसकी 8 बिट को, लोअर 8 बिट को हम W2L, जबकि हायर 8 बिट को W2H कहेंगे। सो इस W2 को जब हम किसी ऑड एड्रेस के ऊपर स्टोर करेंगे तो इसका जो लोअर पार्ट होगा वो ऑड लोकेशन पे चला जाएगा। इसी तरह इसका जो हायर पोर्शन होगा वो उससे नेक्स्ट इवन लोकेशन पे स्टोर होगा। सो इस तरह से दोनों पूरे वर्ड के दोनों बाइट जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर होंगे, यानी इसका जो लोअर पार्ट है वो हाई बैंक की 3rd लोकेशन पे स्टोर है, जबकि इसका वर्ड का जो हायर पार्ट है वो लोअर बैंक की 4th लोकेशन पे स्टोर है। तो ये दोनों डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर हैं, जिसकी वजह से ये अनअलाइंड वर्ड्स कहलाएंगे। सो इस तरीके से अब हम डाटा को स्टोर करेंगे तो वो अनअलाइंड मेथड ऑफ डाटा स्टोरिंग कहलाएगा। सो इस केस में हमें 2 रीड साइकिल या 8 क्लॉक साइकिल दरकार होंगे डाटा को रीड करने के लिए। वो किस तरह से? वो इस तरह के हम पहले रीड साइकिल में इस लोकेशन से डाटा को रीड करेंगे, यानी W2L जो है जब हम उसको रीड करेंगे पहले रीड साइकिल के अंदर तो W2L हायर डाटा बस के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, यानी माइक्रो प्रोसेसर की जो 16 बिट की डाटा बस है उसका जो हायर पोर्शन है उस पे ये अवेलेबल हो जाएगा W2L। और सेकंड रीड साइकिल के अंदर इसका जो नेक्स्ट हाफ होगा यानी W2H वो अवेलेबल हो जाएगा 16 बिट की माइक्रो प्रोसेसर की डाटा बस के लोअर पोर्शन के ऊपर, यानी लोअर पार्ट ऑफ दी डाटा बस के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। सो इस तरह से हमें 2 रीड साइकिल या 8 क्लॉक साइकिल दरकार होंगे इस तरह के डाटा को जो कि अनअलाइन तरीके से स्टोर हुआ है उसको रीड करने के लिए। सो यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हम डाटा को स्टोर करेंगे 16 बिट के डाटा को तो वो किसी इवन लोकेशन के ऊपर स्टोर करेंगे ताकि उसका जो नेक्स्ट हाफ है वो अलाइनमेंट के साथ स्टोर हो, जबकि अगर हम उसको किसी और तरीके से अगर करते हैं तो वो अनअलाइंड बनता है और जिसमें हमें उसको रीड करने के लिए ज़्यादा टाइम होता है, तो जिसकी वजह से हमारा माइक्रो प्रोसेसर स्लो काम करेगा। सो हम जब भी डाटा को स्टोर करेंगे वो अलाइंड वे से स्टोर करेंगे। नेक्स्ट जब हम इसको रीड करेंगे तो हम BHE और BLE की मदद से दोनों बैंक्स को सिलेक्ट करेंगे। अक्सर व बेशतर दोनों बैंक सिलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन अगर 16 बिट का डाटा है फिर तो दोनों बैंक हम सिलेक्ट करेंगे और डाटा को रीड कर लेंगे। लेकिन अगर हम बाइट ऑपरेशन डील कर रहे हैं, यानी अगर हमारी डाटा का साइज़ ही 8 बिट का है, तो फिर हमने करेक्ट बाइट को रीड कर सकेंगे डाटा बस पे। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो करेक्ट बाइट को, करेक्ट हाफ बाइट को रीड करेगा। सो जो अकोमोलेटर होता है उसका जो लोअर पार्ट होता है यानी AL रजिस्टर जो है ये हायर डाटा बस से भी
बाइट को रीड कर सकता है। सो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि रीडिंग के लिए हमें दोनों मेमोरी बैंक्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, जबकि राइटिंग या स्टोरिंग ऑफ डाटा के लिए हमें करेक्ट बैंक को सिलेक्ट करना होगा। सो उसके लिए हम दो सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी देखा, BHE और BLE जो कि माइक्रो प्रोसेसर से आते हैं। सो BHE जो है या बस हाई इनेबल सिग्नल है, ये S7 के साथ मल्टीप्लेक्स होता है और माइक्रो प्रोसेसर इसको प्रोवाइड करता है और ये एक एक्टिव लो सिग्नल होता है। इसी तरह जो BLE होता है ये बेसिकली A0 या एड्रेस की फर्स्ट पिन होती है, ये भी एक्टिव लो होगी। और इवन एड्रेस के लिए A0 या BLE 0 होगी, जबकि ऑड एड्रेस के लिए BLE या A0 1 होगी। सो इस डायग्राम में हम एक टेबल की मदद से देख सकते हैं कि BHE और BLE किस तरह से बैंक सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। सो दोनों एक्टिव लो सिग्नल हैं, सो दोनों जब 0 होंगे तो बोथ बैंक सिलेक्ट होंगे और इस केस में हमारा जो डाटा बस है वो 16 बिट यूज़ होगी और दोनों मेमोरी चिप्स यूज़ होंगे। इसी तरह जब हम BHE को 0 और BLE को 1 करेंगे, सो हाई बैंक जो है वो एनेबल होगा, क्योंकि BHE 0 है, एक्टिव लो है, सो एक्टिव लो पे ये एनेबल हो जाएगा। सो हाई बैंक जो है वो एक्टिव होगा और 8 बिट डाटा बस यूज़ होगी। इसी तरह जब BLE 0 होगा और BHE 1 होगा, सो चूँकि BLE एक्टिव लो है तो लोअर मेमोरी बैंक सिलेक्ट होगा और 8 बिट की डाटा बस यूज़ करेंगे। सो जब BHE और BLE दोनों 1 होंगे, सो उस केस में कोई भी मेमोरी बैंक सिलेक्ट नहीं होगा और दोनों बैंक्स जो हैं वो डिसेबल रहेंगे। सो नेक्स्ट हम 16 बिट की मेमोरी इंटरफेसिंग को स्टडी करने से पहले उन स्टेप्स पे नज़र डालते हैं जिनको हम 1 बाय 1 फॉलो करेंगे, और प्रोसीजरल स्टेप्स हैं ये, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे। सबसे पहले स्टेप में हम कुछ आर्किटेक्चरल क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करेंगे, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितनी चिप्स हम यूज़ करेंगे मेमोरी बनाने के लिए, या मेमोरी की इंटरफेसिंग के लिए मेमोरी की कितनी चिप्स जो हैं वो कंज्यूम करेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा कि हर मेमोरी चिप को कितनी एड्रेस लाइंस जो हैं वो कनेक्ट होंगी, यानी माइक्रो प्रोसेसर की 20 बिट का जो एड्रेस है उसमें से कितनी बिट्स जो हैं वो हर चिप के साथ कनेक्ट होंगी। सो अगर इन क्वेश्चंस को हमने लास्ट लेक्चर यानी पार्ट डी में भी हमने डिस्कस किया था मेमोरी इंटरफेसिंग वाले में। सो अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप पिछला लेक्चर जो है वो ज़रूर इसको वॉच करें, और इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हाउ विल चिप बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू बैंक्स। सो ये वाला जो पार्ट था ये लास्ट लेक्चर के अंदर इनफेक्टिव था, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो डाटा बस का साइज़ था माइक्रो प्रोसेसर की वो 8 बिट था, तो 8 बिट की इंटरफेसिंग में बैंक्स का यूज़ नहीं था। चूँकि यहाँ पर हम 16 बिट की इंटरफेसिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर हम चूँकि बैंक्स यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसकी बैंक की ऑर्गेनाइजेशंस को भी यहाँ पर जो है वो इसको फोकस करेंगे और उसको भी देखेंगे कि किस तरह से हम बैंक को ऑर्गेनाइज करेंगे। इसी तरह हम एड्रेस बस के किस पार्ट को किस तरह यूज़ करेंगे इसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है उसमें हमने एड्रेस रेंजेस कैलकुलेट करनी है। सो इसमें हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस प्रोवाइड होगा, उससे हम साइज़ कैलकुलेट कर लेंगे हेक्सा के अंदर। इसी तरह हम लोअर रेंज कैलकुलेट करेंगे और हाई रेंज इस फार्मूला से, ये जो हमारा फार्मूला प्रोवाइड है लो प्लस साइज़ -1, इस फार्मूले की मदद से हम हाई रेंज भी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम जो 20 बिट का एड्रेस है उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, जिसमें कांस्टेंट, सेलेक्ट और मेमोरी का पोर्शन है, और उनको किस तरह यूज़ करेंगे इसको भी हम स्टडी करेंगे। सो थर्ड स्टेप में हम ओवरऑल चिप सिलेक्ट का सिग्नल जो है वो जनरेट करेंगे, जिसको हम M सिलेक्ट भी कहते हैं, और उसको हम विद द हेल्प ऑफ द कांस्टेंट पोर्शन और M/IO की मदद से डिज़ाइन करेंगे। सो फोर्थ पार्ट में हम बैंक स्पेसिफिक राइट सिग्नल्स भी जो है वो जनरेट करेंगे। सो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वहाँ पर बैंक रिक्वायर्ड नहीं थी, इसलिए बैंक स्पेसिफिक राइट सिग्नल की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूँकि यहाँ पर बैंक इन्वॉल्व हैं तो इस वजह से इनके राइट सिग्नल्स को भी हमें जनरेट करना होगा। सो उसके बाद फाइनल स्टेप में हम कंप्लीट इंटरफेस डिज़ाइन को देखेंगे, उसमें हम डिकोडर्स भी यूज़ करेंगे, और एक चीज़ हम मेक श्योर करेंगे कि हम
करेंगे एड्रेस बस को, डाटा बस को और कंट्रोल बस को फॉर प्रॉपर इंटरफेसिंग, उनमें किसी को हम मिस नहीं करेंगे। सो अब हम मूव करते हैं 16 बिट की मेमोरी इंटरफेसिंग की फर्स्ट एग्जांपल पे। सो इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि डिज़ाइन अ मेमोरी इंटरफेस फॉर 8086 माइक्रो प्रोसेसर विच विल प्रोवाइड 256 किलोबाइट्स ऑफ स्टैटिक रैम ऑर्गेनाइज्ड एज 128K × 16 बिट एंड द स्टार्टिंग एड्रेस इज 40,000 हेक्सा एंड यूजिंग द 62 to 56 स्टैटिक रैम चिप विद द ऑर्गेनाइजेशन 32K × 8। सो सबसे पहले हम इनमें से उन पैरामीटर्स को सेपरेट करेंगे जो कि हमें प्रोवाइड हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो हमें प्रोवाइड है कि हमने मेमोरी इंटरफेसिंग करनी है यूजिंग 8086 माइक्रो प्रोसेसर। सो हमारी जो मेमोरी इंटरफेसिंग होगी वो 16 बिट की होगी। उसके बाद सेकेंडली हमने जो टोटल मेमोरी का साइज़ प्रोवाइड है वो है 256 किलोबाइट्स ऑफ स्टैटिक रैम। उसके बाद इस 256 किलोबाइट स्टैटिक रैम की जो ऑर्गेनाइजेशन हम यूज़ करेंगे वो 128K × 16 बिट्स है और हमें जो मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस है वो 40,000 हेक्सा प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह हम जिस चिप की मदद से इस 128K × 16 बिट वाली मेमोरी को डिज़ाइन करेंगे उस चिप की ऑर्गेनाइजेशन है 32K × 8 बिट और उसका नंबर है 62-256। इसके अलावा हम कुछ एजम्पशंस करेंगे कि हमने डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस और स्टेटस पिन्स को हमने ऑलरेडी डीमल्टीप्लेक्स कर लिया है और इसके अलावा जितनी भी बस लैचिंग या बस बफरिंग की ज़रूरत थी वो भी हम इसमें एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद हमने लास्ट स्लाइड में जो प्रोसीजरल स्टेप्स देखे थे वन बाय वन उनको फॉलो करेंगे। सो सबसे पहले हम आर्किटेक्चरल क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मैनी चिप्स आर रिक्वायर्ड, हमें कितनी चिप्स की ज़रूरत है। सो जैसा कि हम जानते हैं कि हम 128K × 16 की मेमोरी को डिज़ाइन करने जा रहे हैं और हम जो चिप यूज़ कर रहे हैं वो 62 to 56 यानी 32K × 8 की चिप है। सो हम टोटल मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन जो कि 128K × 16 है इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे 8 बिट की फॉर्म में। सो ये जब इसको 8 और 2 लिखेंगे सो 2 यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये 256K × 8 बन जाएगा। सो इस 256K × 8 की मेमोरी को हम जो प्रोवाइडेड मेमोरी है जो चिप हमने यूज़ करनी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन से डिवाइड करेंगे यानी 32K × 8 से। सो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 32 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। इसका मतलब टोटल हम 8 चिप्स को यूज़ करेंगे इस पूरी 256 किलो बाइट्स की स्टैटिक रैम को डिज़ाइन करने के लिए। तो हम इन 8 चिप्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट 4 चिप्स को हम हाई या ऑड बैंक कहेंगे क्योंकि इनमें ऑड एड्रेस स्टोर होंगे। इसी तरह नेक्स्ट 4 चिप्स को हम लोअर या इवन मेमोरी बैंक्स कहेंगे। सो इस तरह से हम मेमोरी चिप्स को 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, लोअर और हायर मेमोरी बैंक्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हाउ मैनी एड्रेस लाइंस गो टू ईच चिप। जैसा कि हम जानते हैं कि हम 32K × 8 की चिप्स को यूज़ करेंगे और अगर हम इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करें तो 32 को 2 की पावर 5 कहा जाएगा और K को हम 2 की पावर 10 कहेंगे। जब इनको कंबाइन करेंगे तो 2 की पावर 15 हो जाएगा और 15 एड्रेस लाइंस हम यूज़ करेंगे हर चिप के साथ कनेक्ट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को।
सो A0 तो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि A0 जो है वो BLE के तौर पे यूज़ होगी। सो हम जो स्टार्ट करेंगे वो A1 से स्टार्ट करेंगे। A1 से लेकर A15 तक 15 एड्रेस लाइंस को हम कनेक्ट कर देंगे हर मेमोरी चिप के साथ। सो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हम चिप को किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे इनटू बैंक्स एंड विच पार्ट ऑफ द एड्रेस बस विल बी यूज्ड। सो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने 4 चिप्स के 2 बैंक्स बनाए हैं। सो हर 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए हम 2 to 4 डिकोडर का यूज़ करेंगे। सो 2 to 4 डिकोडर का जो नंबर है वो 74LS139 है। सो इस 2 to 4 डिकोडर की मदद से हम 4 में से किसी एक को एक वक्त में, एक चिप को किसी एक वक्त में सिलेक्ट कर सकेंगे। सो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एड्रेस रेंजेस कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्टेप में हमें स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो 40,000 गिवन है। उसके बाद हम साइज़ कैलकुलेट करेंगे इन हेक्सा, चूँकि साइज़ हमें 256 किलो बाइट्स गिवन है। उस 256 किलो बाइट्स को जब हम 2 रेज़ टू द पावर में कन्वर्ट करेंगे, सो 2 की पावर 8 256 के लिए और किलो के लिए 2 रेज़ टू द पावर 10 मिल जाएगा। जब इनको हम कंबाइन करेंगे सो 2 रेज़ टू द पावर 18 आएगा। सो इस 2 रेज़ टू द पावर 18 को जब हम हेक्सा में डिनोट करेंगे तो अगेन 40,000 हेक्सा बाइट्स में हमारे पास साइज़ आ जाएगा। सो नेक्स्ट हम एड्रेस रेंजेस कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम लोअर रेंज और हायर रेंज कैलकुलेट करेंगे। लोअर रेंज जो है ये स्टार्टिंग एड्रेस के इक्वल ही होता है और स्टार्टिंग एड्रेस हमें गिवन है 40,000 हेक्सा। सो लोअर रेंज भी 40,000 हेक्सा हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम हायर रेंज कैलकुलेट करेंगे। हायर रेंज के लिए फार्मूला होता है स्टार्ट रेंज प्लस साइज़ इन हेक्सा माइनस 1। सो स्टार्ट रेंज जो हमें गिवन है वो 40,000 हेक्सा है। उसके अलावा साइज़ जो हमने हेक्सा में कैलकुलेट किया है वो भी 40,000 है। हेक्सा उन दोनों को ऐड करके उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 टेट्रा एफ हेक्सा आ जाएगा, जो कि हायर रेंज होगी एड्रेस की। सो एड्रेस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लोअर रेंज भी और हायर रेंज भी। अब हम इनको इस टेबल के अंदर फिल करेंगे। सो सबसे पहले अगर हम लोअर रेंज लिखेंगे जो कि 40,000 हेक्सा है, सो 4 के लिए ये डिनोशन होगी, नेक्स्ट 0 के लिए ये, इसी तरह नेक्स्ट 4 पेयर्स जो हैं ये 0 और इसी तरह नेक्स्ट 4 ज़ीरो जो हैं अगेन डेसिमल का हेक्सा का 0 बनाएंगे और ये 4 पेयर मिलके भी 0 बनाएंगे। तो ये 40,000 हेक्सा हमने फर्स्ट रो में लिख लिया, जो कि स्टार्टिंग रेंज है एड्रेस रेंजेस की। इसी तरह हम हायर रेंज को भी डिनोट करेंगे, इसमें भी 4 के पेयर्स बनाएंगे। सो ये 7 के लिए हो जाएगा, नेक्स्ट 4 जो हैं ये F है, इसी तरह नेक्स्ट 4 भी F को डिनोट करेगा, अगेन F और इसी तरह ये भी F को डिनोट करेगा। सो हमारे पास जो हायर रेंज होगी वो 7 टेट्रा F हेक्सा हो जाएगी। उसके बाद हम इन A0 से लेकर A20 बिट का जो एड्रेस है उसको उसके पार्ट्स बनाएंगे। A0 को हम BLE कहते हैं, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, बस लो एनेबल। सो इसको हम बस लो एनेबल के तौर पे यूज़ करेंगे और इसको B से डिनोट करेंगे। उसके बाद A1 से लेकर पिन नंबर A15 तक इनको हम डायरेक्टली मेमोरी चिप के ऊपर अप्लाई करेंगे 15 एड्रेस लाइंस को, और इनकी जो लोअर रेंज है वो ऑल ज़ीरोज़ होंगी, जबकि हायर रेंज में सारे 1s हो जाएंगे। इसके अलावा सारे पॉसिबल कम्बिनेशन इन 2 रेंजेस के दरमियान से होंगे। उसके बाद हम A16 और A17 को डिकोडर की, जो कि 2 to 4 डिकोडर की इनपुट्स होंगी, उसके तौर पे यूज़ करेंगे और इसमें भी सारे पॉसिबल कम्बिनेशन फ्रॉम ऑल 0 to ऑल 1s तक यूज़ करेंगे। उसके बाद A18 और A19 जो लास्ट 2 एड्रेस पिन्स हैं उनको एज अ कांस्टेंट यूज़ करेंगे और M सेलेक्ट सिग्नल को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो नेक्स्ट हम कांस्टेंट सिलेक्ट और मेमोरी के पोर्शंस कैलकुलेट करेंगे 20 बिट के एड्रेस लाइंस में से।
जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा कि जो A0 है उसको हम BLE या बस लो एनेबल सिग्नल से डिनोट करते हैं, सो उसको हम B कहेंगे। इसी तरह A1 से लेकर A15 तक के पोर्शन को हम MEM से डिनोट करेंगे, जो कि 20 बिट के एड्रेस में से 15 एड्रेस लाइंस हैं जो डायरेक्टली मेमोरी के साथ कनेक्ट होंगी। इसी तरह A16 और A17 जो कि 2 to 4 डिकोडर की इनपुट्स हैं उनको हम SCL से डिनोट करेंगे, और A18 और A19 जो कि कांस्टेंट पोर्शन है उसको हम CNST से डिनोट करेंगे। सो थर्ड स्टेप में हम M select का सिग्नल जनरेट करेंगे फ्रॉम द कांस्टेंट पोर्शन एंड M/IO सिग्नल। सो जैसा कि हम जानते हैं कि कांस्टेंट वाले पोर्शन में पिन नंबर 18 और 1 है जबकि 19 0 है। इसी तरह 8086 में मेमोरी सिलेक्शन के लिए M जो है वो एक्टिव हाई होता है, जबकि इनपुट आउटपुट सिलेक्शन के लिए हमें इस पिन से 0 प्रोवाइड करना पड़ता है। सो मेमोरी के लिए ये एक्टिव हाई होता है, इसलिए चूँकि मेमोरी सिलेक्ट करनी है इसलिए M/IO का सिग्नल भी 1 होगा। सो अब हम इनसे डिज़ाइन करेंगे M select का पोर्शन। सो जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि कम्बिनेशनल सर्किट दिखाया गया है जिसमें M/IO जो कि 1 है, इसी तरह A18 ये भी 1 है। इन दोनों को एंड करेंगे और एंड की आउटपुट हमें 1 मिल जाएगी। इसी तरह A19 जो कि 0 है उसको नॉट करके तो NAND गेट की इनपुट पे अप्लाई करेंगे, तो वो 0 जो है हमें 1 मिल जाएगा। सो जब NAND की दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो NAND की आउटपुट जो है वो 0 होगी। सो इस 0 को हम M select के तौर पे यूज़ करेंगे, जो कि 2 to 4 डिकोडर की चिप सिलेक्शन के लिए यूज़ होगा। सो अब हम मूव करेंगे स्टेप नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम बैंक स्पेसिफिक राइट सिग्नल्स को फाइंड आउट करेंगे या डिज़ाइन करेंगे। सो जैसा कि हम जानते हैं कि 8086 के अंदर रीड के ऑपरेशन के लिए दोनों मेमोरी बैंक्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है, जबकि हमें बैंक सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है राइट सिग्नल के लिए या डाटा को स्टोर करने के लिए। सो उसके लिए हमने देखा था कि BLE और BHE जो हैं उनके 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस यूज़ किए जाते हैं। आइदर कि हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे बैंक को, या दोनों को करेंगे, या किसी को भी नहीं करेंगे। सो हमने लास्ट जो है स्लाइड्स में देखा था। सो अब उसके लिए हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे जो कि हमें राइट सिग्नल जो है राइट कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करेगा फॉर हायर और लोअर डाटा बस। सो इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं कि BHE का सिग्नल है और इसी तरह BLE का सिग्नल है जो कि एक्टिव लो है दोनों। इसी तरह राइट का सिग्नल है जो कि माइक्रो प्रोसेसर से आएगा, वो भी एक्टिव लो है। सो ये तीनों सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर से लेकर हम इनसे 2 सिग्नल जनरेट करेंगे जो कि हायर राइट और लोअर राइट होगा, यानी हायर डाटा बस राइट या लोअर डाटा बस राइट। सो इन दोनों को हम इन तीनों को आपस में और करेंगे। सो जब हमारे पास ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा और ये 1 होगा, तो उस वक्त ऐसा होगा कि ये 0 चूँकि और को मिल रहा है और इसी तरह ये भी 0 है, तो इसकी आउटपुट 0 हो जाएगी और ये वाला सिग्नल जो है वो एक्टिव हो जाएगा क्योंकि एक्टिव लो पे ये एनेबल होगा। इसी तरह जब हम इसको 0 1 देंगे, कोई एक भी 1 होगा तो इसकी आउटपुट और गेट की 1 हो जाएगी। सो जब ये 1 होगी तो ये डिसेबल होगा। सो इस केस में हमारे पास सिर्फ हायर बैंक सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह दूसरे केस में देखते हैं जब हमारे पास ये 0 होगा और ये 0 होगा और ये 1 होगा। सो जब ये 1 होगा तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे भी आउटपुट 1 आ जाएगी और यहाँ पर 0 आएगी। सो ये लोअर बैंक जो है ये एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इन दोनों को 1 करेंगे और इसको 0 करेंगे तो हमारी आउटपुट्स दोनों 1 आएंगी और दोनों बैंक्स जो हैं वो डिसेबल रहेंगे। और लास्ट केस अगर हम इसको 0 कर लें, इसी तरह इसको भी 0 करें और इसको 1 कर दें, तब भी हमारी आउटपुट्स जो हैं वो 1 होंगी और इस केस में भी हमारे कोई भी बैंक सिलेक्ट नहीं होगा। और अगर दोनों बैंक सिलेक्ट करने होंगे तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें इन सब को 0 रखना होगा। जब हम इन सबको 0 वैल्यूज़ देंगे तो यहाँ पर भी आउटपुट 0 आएगी, इधर भी 0 आएगी और ये भी एक्टिव लो है, तो हमारे दोनों हायर बैंक भी और लोअर बैंक का राइट सिग्नल, दोनों सिग्नल्स एक्टिव हो जाएंगे। सो इस तरह से हम दोनों बैंक्स को राइट कर सकेंगे।
सो अब हम मूव करेंगे फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें हम मेमोरी का कंप्लीट इंटरफेस जो है वो डिज़ाइन करेंगे, और उसमें हम ये मेक श्योर करेंगे कि हम डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस को प्रॉपरली कनेक्ट करेंगे। इस डायग्राम में जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये कंप्लीट 16 बिट की मेमोरी इंटरफेसिंग का डिज़ाइन है विद द गिवन पैरामीटर्स जो कि हमें एग्जांपल 1 में दिए गए थे। सो अब इस डिज़ाइन को सबसे पहले हम समझते हैं। जैसा कि पहली चीज़ हमने देखा था कि 8 चिप्स यूज़ होंगी, जिनको हम 2 पोर्शंस में या 2 बैंक्स में डिवाइड करेंगे, एक ऑड बैंक्स में और इवन बैंक्स में। सो हमने 4 चिप्स के 2 बैंक्स बना लिए। तो ऊपर वाले जो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऑड बैंक्स हैं, जबकि लोअर 4 जो हैं ये इवन बैंक्स हैं। उसके अलावा जो ऑड बैंक्स हैं, ये जो माइक्रो प्रोसेसर की डाटा बस है उसकी हायर पोर्शन से कनेक्ट है, यानी D8 से D15 के साथ कनेक्ट है इसकी डाटा बस, जबकि लोअर मेमोरी बैंक जो है या इवन बैंक है वो लोअर डाटा बस के साथ कनेक्ट है, जो कि D0 से D7 पर मुश्तमिल है। सो 16 बिट की जो डाटा बस है वो 2 पोर्शंस में इन बैंक्स के साथ कनेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हम इनकी एड्रेस लाइंस को देखेंगे जो कि माइक्रो प्रोसेसर से आ रही हैं। सो माइक्रो प्रोसेसर से आने वाला जो 20 बिट का एड्रेस है उसमें A1 से लेकर A15 तक वो डायरेक्टली हर मेमोरी चिप को अप्लाई हो जाएगा, यानी 4 जो हमारा हायर बैंक्स हैं और 4 लोअर बैंक्स हैं उन सबको A1 से A15 के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद इन चिप्स के कुछ कंट्रोलिंग सिग्नल्स हैं, और ये जो चिप्स हैं दोनों बैंक्स हैं ये कनेक्टेड हैं 74LS139 यानी 2 to 4 डिकोडर के साथ, जिनकी इनपुट्स कंट्रोल की जा रही हैं A16 और A17 की मदद से। सो पहले इसको समझ लेते हैं। और इस डिकोडर का जो चिप सिलेक्ट है वो M सिलेक्ट के साथ कनेक्ट है, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में डिज़ाइन किया था विद द हेल्प ऑफ M/IO और A8 और A19 जो कि कॉन्स्टेंट्स बिट्स थी। सो इनकी मदद से हमने M सिलेक्ट का सिग्नल जनरेट करने के बाद इसको दिया। चूँकि ये M सिलेक्ट 0 होगा और इसको 0 मिलेगा तो ये चिप जो है वो एनेबल हो जाएगी। सो इस तरह से अब डिपेंड करेगा कि A16 और A17 की वैल्यू है। अगर हम इन दोनों को 0 प्रोवाइड करेंगे सो इन दोनों के 0 की वजह से Y0 एक्टिव हो जाएगी, और Y0 के साथ जैसा कि हम देख सकते हैं कि हायर बैंक की फर्स्ट चिप कनेक्ट है और लोअर बैंक की भी फर्स्ट चिप कनेक्ट है। इसी तरह जब हम इसको 0 करेंगे और इसको 1 करेंगे सो हमारे पास Y1 एक्टिव हो जाएगी, और Y1 के साथ जो है वो हायर बैंक की सेकंड चिप और लोअर बैंक की सेकंड चिप कनेक्टेड हैं। इसी तरह जब हम इसको 1-0 प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास Y2 एक्टिव हो जाएगा, और Y2 के साथ जो हायर बैंक की और लोअर बैंक की थर्ड चिप जो है वो कनेक्टेड हैं। इसी तरह जब हम इन दोनों को 1-1 प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में Y3 जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और ये Y3 जो है ये फोर्थ चिप से कनेक्ट है हायर और लोअर दोनों बैंक्स की। अब हम इनमें 2 ऑपरेशंस को समझेंगे, रीड और राइट का ऑपरेशन कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम रीड को समझेंगे, क्योंकि इस रीड के केस में हमने देखा था कि दोनों बैंक सिलेक्ट होते हैं। सो इसके लिए हम रीड का जो एक्टिव लो सिग्नल जो कि माइक्रो प्रोसेसर से आ रहा है उसको 8 की 8 चिप्स के आउटपुट एनेबल सिग्नल के ऊपर अप्लाई कर देंगे, या आउटपुट एनेबल पिन के ऊपर अप्लाई करेंगे जो कि एक्टिव लो होती है। सो इस तरह से सारी एक्टिव लो जो आउटपुट एनेबल पिन्स हैं सारी चिप्स की, उन सबको रीड का सिग्नल मिलेगा। जैसे ही रीड का सिग्नल मिलेगा और जो एड्रेस प्रोवाइड किया गया है जिस जगह से रीड करना है, तो जैसे ही रीड का सिग्नल मिलेगा सो यहाँ पर हमें किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। लेट से हम अगर यहाँ पर 0-0 रखें तो 0-0 करने की वजह से Y0 सिलेक्ट होगा, और Y0 की मदद से सिर्फ 2 चिप सिलेक्ट होंगी, ये वाली और ये वाली 2 चिप्स। जब ये 2 चिप्स सिलेक्ट होंगी तो रीड का सिग्नल जैसे ही मिलेगा और एड्रेस भी मिल रहा है, तो चूँकि चिप सिलेक्ट एक्टिव होने की वजह से रीड सिर्फ इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। सो इसकी आउटपुट एनेबल भी एक्टिव हो जाएगी, इसकी आउटपुट एनेबल भी एक्टिव हो जाएगी। सो इन दोनों की
गिवन एड्रेस की जो भी लोकेशन होगी उससे जो भी डाटा 88 बिट का होगा वो रेस्पेक्टिवली D8 से D15 और D0 से D7 पर रख दिया जाएगा। यानी इस चिप से हासिल होने वाला जो ऑड बैंक का डाटा होगा वो हायर डाटा बस पे रख दिया जाएगा जो कि D8 से D15 तक है। इसी तरह इस चिप से हासिल होने वाला 8 बिट का जो डाटा है वो लोअर डाटा बस पे रख दिया जाएगा जो कि D0 से D7 पर मुश्तमिल है। इसी तरह अगर हम Y1 की चिप्स को रीड करना चाहते हैं, उनसे 16 बिट का डाटा रीड करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर 01 अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 01 अप्लाई करेंगे तो Y1 एक्टिव हो जाएगी और Y1 एक्टिव होने से चिप सेलेक्ट जो है सेकंड इनकी चिप जो है दोनों बैंक्स की वो एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही दोनों बैंक्स की जो सेकेंड चिप एक्टिव होगी और इसको एड्रेस चूँकि प्रोवाइड हो रहा है और इसी तरह रीड का सिग्नल जब मिलेगा तो इनके ऊपर रीड जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और जैसे ही रीड इम्प्लीमेंट होगा तो प्रोवाइडेड एड्रेस से जो भी 88 बिट का डाटा होगा वो डाटा बस के ऊपर 88 बिट की फॉर्म में उनके ऊपर डाटा बस पे मुंतकिल हो जाएगा जहाँ से फिर माइक्रो प्रोसेसर उसको रीड कर लेगा। ये तो था रीडिंग का प्रोसेस। अब हम देखेंगे राइटिंग का प्रोसेस। चूँकि हमने देखा था कि राइटिंग में बैंक सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है कि हम एक बैंक को सिलेक्ट करेंगे, दो को करेंगे या फिर हम किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके लिए हम माइक्रो प्रोसेसर से आने वाले 3 सिग्नल्स का यूज़ करेंगे जो कि एक BHE का सिग्नल है, एक्टिव लो आएगा। इसी तरह BLE का सिग्नल है, अगेन वो भी एक्टिव लो होगा। इसी तरह राइट का सिग्नल है वो भी अगर एक्टिव लो होगा। जब ये तीनों एक्टिव लो सिग्नल आएंगे तो यहाँ पर हमारे दोनों हायर राइट और लोअर राइट सिग्नल जो हैं वो एनेबल हो जाएंगे और जैसे ही वो एनेबल होंगे और डिकोडर की जो वैल्यू है, लेट्स से अगर यहाँ पर 00 है तो Y0 एक्टिव होगा और Y0 एक्टिव होने से इन दोनों की फर्स्ट चिप जो है वो सिलेक्ट होगी, बाकी जो हैं वो चिप्स डी सिलेक्ट रहेंगी। उसके बाद राइट चूँकि दोनों को मिल रहा है तो राइट इसकी WE पिन के ऊपर मिलेगा जो कि एक्टिव लो है, इसी तरह इसकी भी WE पिन पे मिलेगा जो कि एक्टिव लो है। इनको राइट के जब सिग्नल मिलेंगे तो उसके साथ ही डाटा बस पे कुछ डाटा पड़ा होगा D0 से लेकर D15 तक। D0 से D7 तक जो है ये इवन बैंक्स के ऊपर, इवन बैंक की फर्स्ट चिप के ऊपर राइट हो जाएगा जो गिवन एड्रेस इसको होगा और इसी तरह जो D8 से D15 के ऊपर जो डाटा पड़ा होगा वो ऑड बैंक्स की फर्स्ट चिप के ऊपर गिवन एड्रेस पर राइट हो जाएगा। इसी तरह हम दोनों बैंक्स को सिलेक्ट करके डाटा को राइट कर सकते हैं 16 बिट के डाटा को। लेकिन अब हम वो केस देखते हैं जिसमें हम किसी एक बैंक को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए हम BHE को 0 करेंगे और BLE को 1 कर लेंगे और इसी तरह राइट को 0 करेंगे। जब हम ये वाला वैल्यू उसको प्रोवाइड करेंगे तो ये वाला सिग्नल चूँकि दोनों 0 हैं ये 0 हो जाएगा और ये 0 1 है तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। लोअर राइट जो है ये डिसेबल हो जाएगा और सपोज़ कि यहाँ पर हम अगेन 00 प्रोवाइड कर रहे हैं तो 00 प्रोवाइड करने से चिप सिलेक्ट जो है इन फर्स्ट पिन्स को सिलेक्ट कर लेगी, बाकी जो हैं ये डी सिलेक्ट हो जाएंगी। इसी तरह इसकी लोअर 3 भी डी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद जब हम राइट का सिग्नल देंगे राइट का सिग्नल एक्टिव लो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर मिल रहा है जबकि यहाँ पर 1 मिल रहा है तो 1 से ये जो है वो डिसेबल हो जाएगी। इस चिप के ऊपर राइट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो ये जो है हमारा ऑड बैंक है उसकी फर्स्ट चिप के ऊपर राइट करेगा। जो भी डाटा D8 से D15 पर प्रोवाइड होगा वो गिवन एड्रेस की ऑड बैंक्स में फर्स्ट चिप के ऊपर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 32 बिट वाइड मेमोरी के अंदर जो है वो किस तरह से हम जो बैंक सिलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। जो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उसके अंदर 4 कंट्रोलिंग सिग्नल यूज़ करते हैं हम, BE0, BE1, BE2 और BE3 का। उसके अलावा मेमोरी राइट कंट्रोल का सिग्नल होता है। जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्नल थे, एक BLE का जो कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर से आ रहे थे, BLE एक्टिव लो सिग्नल, इसी तरह BHE एक्टिव लो सिग्नल और इसी तरह राइट का सिग्नल जो था वो भी एक्टिव लो था। ये 3 सिग्नल मिलकर तो 2 बैंक्स की राइट को कंट्रोल कर रहे थे। 32 बिट के अंदर चूँकि हमारे पास 4 बैंक्स बनेंगे
चूँकि जब हम 8 को डिवाइड करें 32 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारे पास 4 आएगा, तो 4 बैंक्स इसके अंदर जो है वो बनेंगे। तो 4 बैंक्स की सिलेक्शन के लिए हमें 4 कंट्रोलिंग सिग्नल्स, राइट सिग्नल जो हैं वो डिज़ाइन करने होंगे। सो उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर से आने वाले जो सिग्नल्स होंगे वो BE0, BE1, BE2 और BE3 जो कि एक्टिव लो होंगे, और इसी तरह मेमोरी राइट कंट्रोल सिग्नल जो कि अगेन एक्टिव लो होगा। तो इन 5 सिग्नल्स की मदद से हम 4 सिग्नल डिज़ाइन करेंगे जो कि 0 बैंक को राइट करेंगे, फर्स्ट बैंक को राइट करेंगे, सेकंड बैंक को राइट करेंगे, थर्ड को करेंगे, या इनमें से इनके कम्बिनेशंस को राइट कर सकेंगे। सो 32 बिट के केस में हमारे पास जो 4 मेमोरी बैंक्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3। जबकि उस केस में हम बैंक इवन और ऑड के नाम से इसको डिनोट करते थे, लेकिन इसमें हम चूँकि 4 बैंक्स हैं तो इसको बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3 से डिनोट कर सकेंगे। सो D0 से D7 तक डाटा बस इसके साथ कनेक्ट होगी, D8 से D15 तक इसके साथ कनेक्ट होगी, D16 से D23 तक बैंक 2 के साथ कनेक्ट होगी, इसी तरह D24 से D31 तक बैंक 3 के साथ कनेक्ट होगी, और इसी तरह इनके जो कंट्रोलिंग सिग्नल्स होंगे वो BE0, BE1, BE2 और BE3 होंगे। सो जब हम 64 बिट वाइड मेमोरी को देखेंगे तो उसमें हमारे पास 8 बैंक्स बनेंगे, यानी 8 बैंक्स किस तरह से बने कि हमने 64 को डिवाइड किया 8 से तो हमारे पास 8 आ गया। सो 8 बैंक्स हमारे पास बनेंगे, जिनमें से D0 से D7 फर्स्ट बैंक को मिलेगा, इसी तरह D8 से D15 सेकंड को, और D16 से 23, इसी तरह D24 से एंड सो ऑन सो फोर्थ। और इसी तरह इनके कंट्रोलिंग जो सिग्नल्स होंगे वो भी 8 होंगे, BE0, BE1, BE2, BE3, इसी तरह BE4, BE5, BE6 और BE7। तो इन 8 कंट्रोलिंग सिग्नल्स की मदद से हम इनकी बैंक की सिलेक्शन को सरअंजाम दे सकते हैं। सो इसका जस्ट इंट्रो था, सो इसलिए इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे।